बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू इनएक्टिव साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका सेकेंड वीडियो चल रहा है, वो है मेंडलीव का आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ। तो आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आवर्त सारणी एक वैज्ञानिक आए, एक साइंटिस्ट आए, फिर दूसरा साइंटिस्ट आए, फिर तीसरा साइंटिस्ट आए, और सभी इन तीनों साइंटिस्ट को सफलता कहीं न कहीं नहीं मिल पाया। तो उस सफलता को पाने के लिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को दिया, और ये भी आवर्त सारणी कहीं न कहीं जाकर के फेल हो गया, मतलब गलत साबित हो गया। पूरा तो गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन इनका कुछ पोर्शन कहीं न कहीं गलत साबित हो गया। तो पहला वीडियो में मैं बताया था, अगर जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां पे जाकर के इसका फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको कल मैंने बताया था कि डेमोडायनेमिक त्रिक क्या होता है, डेमोडायनेमिक त्रिक के बारे में बताए थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताए थे, और लूथर मेयर का परमाणु आयन वक्र। तो थोड़ा सा एक बार चर्चा कर देते हैं कि ये तीनों ने क्या क्या बोले थे। डेमोडायनेमिक त्रिक, नाम से ही पता है त्रिक। इन्होंने क्या किए कि तीन तत्वों का एक समूह बनाए, और तीन तत्वों का समूह बना करके इनका कहना था कि जो बीच वाले तत्व है उनका परमाणु भार दोनों आसपास वाले तत्व के परमाणु भार का अगर माध्य निकालेंगे उसके बराबर आएगा। उसके बाद इनमें अवगुण ये था कि जिस समय डेमोडायनेमिक त्रिक दिए थे अपना थ्योरी, उस समय लगभग 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और वो 31 तत्वों का समूह नहीं बनाए थे। पहला तो डिमेरिट ये था। दूसरा, इनके समूह जो बनाए थे, तीन तत्वों का जो समूह बनाए थे, अगर जैसे मान लिया जाए कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाए, तो उसमें अगर फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का अगर माध्य निकालते हैं तो क्लोरीन के परमाणु भार से मैच नहीं कर रहा था। तो इनका कहीं न कहीं ये थ्योरी गलत साबित हुआ। ठीक है। उसके बाद आए न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड साहब जो थे, इन्होंने अपने म्यूजिक के दम पे परमाणु भार के आधार पे नियम बनाए थे। उनका कहना ये था कि सारे गामा पादा निशा पे उन्होंने अपना थ्योरी दिए। इनका कहना था कि पहला तत्व और आठवां तत्व का गुणधर्म क्या होता है, मिलता, मतलब प्रॉपर्टीज मिलता। तो उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जबकि आज के समय में जो आठवां वर्ग में जो आता है अक्रिय गैस आता है। तो इनका भी थ्योरी कहीं न कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा था। फेल होने का रीजन, दो रीजन था कि उस समय जितने तत्वों की खोज हुई थी उतने तत्वों के बारे में नहीं बता पाए। दूसरा, अक्रिय गैस की खोज नहीं होने की वजह से इनका थ्योरी कहीं न कहीं क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है। क्योंकि अगर अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि पहला तत्व और नौवां तत्व क्या होता है, उसका गुणधर्म मैच करता है। उसके बाद इन दोनों का थ्योरी फेल हो गया। उसके बाद आए थे लूथर मेयर। लूथर मेयर ने क्या किए थे कि लूथर मेयर का परमाणु आयन वक्र, उन्होंने क्या किए थे कि परमाणु भार और परमाणु आयतन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए थे, और उस ग्राफ में इन्होंने देखे कि सबसे टॉप पे जो आता है वो अल्कली मेटल आता है, उसके नीचे क्या आता है, अल्कलाइन मेटल आता है, और उसके बाद उन्होंने अपने ग्राफ के जरिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी तत्वों को बैठाना शुरू किए। लेकिन इनका भी थ्योरी कहीं न कहीं क्या हुआ, फेल हुआ। फेल होने का कारण कि जितना तत्वों का उस समय हुआ था, मतलब खोज हो चुका था, पूरा तत्वों के बारे में बता नहीं पाए थे। दूसरा रीजन, बहुत सारे तत्व जैसे हाइड्रोजन के बारे में वो पूरी तरीके से बता नहीं पाए, बहुत सारे तत्वों के बारे में वो नहीं बता पाए। तो इनका भी थ्योरी कहीं न कहीं क्या हुआ, फेल होते हुए नजर आया। लेकिन लूथर मेयर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट होने के कारण इनका कहीं न कहीं अभी भी गुण, जैसा वो ग्राफ बनाए थे वैसा ही गुण लगभग 90% इनका मैच करता है, लेकिन 10% नहीं मैच करने के कारण इनका थ्योरम कहीं न कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा था।
लेकिन इनको तो भी, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इनको तो भी कहीं न कहीं नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। अब बात आता है कि इसी बीच लोथर मेयर से ही पहले आए थे मेंडलीव का आवर्त सारणी, लेकिन लोथर मेयर के बाद इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मेंडलीव आवर्त सारणी थोड़ा सा हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड का मतलब इसको वर्ल्ड वाइड में सब लोग जानते हैं। मेंडलीव साहब, मेंडलीव साहब रशिया के भी रहने वाले थे। तो पढ़ते हैं आप मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव साहब ने देखे तत्वों का गुण, देखे सबसे पहले तत्वों का गुण का मतलब हुआ उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और तत्वों का गुण देख करके उन्होंने देखे कि उसका गुण परमाणु भार का फलन होता है। फलन का मतलब यह हुआ कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होता है समानुपाती होता है उसके परमाणु भार का। तो उन्होंने गुण के आधार पर उनका कहना था कि भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण समानुपाती होता है परमाणु भार का। ठीक है, इनका थ्योरी ये था। तो उन्होंने क्या किए, भौतिक और रासायनिक गुण पे सभी तत्वों को बैठाना शुरू किए। ऐसा बोला जाता है मेंडलीव साहब के बारे में कि उन्होंने जिस समय आवर्त सारणी का डिजाइन करना स्टार्ट किए, जिस समय सारणी बनाना स्टार्ट किए, उनके एक रात पहले उनको एक सपना आया था और सपने में ही पूरा आवर्त सारणी को डिजाइन कर चुके थे। मतलब सोचिए कि उनके पास क्या दिमाग था, उनके सपने में आ गया था कि आवर्त सारणी इस प्रकार से होना चाहिए और उसी प्रकार से वो डिजाइन भी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेंडलीव साहब ने डिजाइन तो कर दिए परमाणु भार पे, लेकिन कहीं न कहीं इनका थ्योरी भी कहीं न कहीं आगे चल के आपको पता चलेगा। जब मैं बताऊंगा इस वीडियो पे अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इनका थ्योरी कहीं न कहीं जाकर के फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तो इनका थ्योरी जो बेस्ट है, भौतिक और रासायनिक गुण के फलन के बराबर होता है, मतलब परमाणु भार के समानुपाती होता है। इनका थ्योरी इससे बेस्ट है। अब बात ये आता है कि मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाए, तो इनके आवर्त सारणी में जो वर्ग लिया गया, टोटल वर्ग 8 लिया गया। ठीक है, लेकिन इनके पास इतना सारा दिमाग था कि उन्होंने जो 8 मतलब 8वां वर्ग का जो तत्व था, जो 8वां वर्ग क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है। उन तत्वों को उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन अक्रिय गैस का स्थान वो उसी समय छोड़ दिए थे। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंडलीव साहब के पास क्या दिमाग था। मतलब जो आने वाला तत्व है उनके बारे में भी उनके पास जानकारी था, इसलिए उन्होंने उस स्थान को रिक्त स्थान के रूप में अपने टेबल में क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किए कि 8 वर्ग बनाए। 8 वर्ग में आवर्त जो बनाए, टोटल आवर्त जो बनाए 7 आवर्त बनाए। टोटल आवर्त कितना बनाए, 7। अब बात यह आता है कि अगर आप लोगों को मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखना है तो मैं इसी वीडियो में आपको 5 सेकंड के लिए मेंडलीव का आवर्त सारणी का स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। आप उसको अच्छी तरीके से कॉपी के अंदर उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए कि 8 वर्ग बनाए और टोटल आवर्त जो बनाए हैं, यहाँ पे टोटल आवर्त जो बनाए हैं, हाँ, टोटल आवर्त जो बनाए 7 बनाए। लेकिन उस समय एक्टिनाइट ग्रुप का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, उसके लिए वो भी क्या किए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। उन्होंने क्या किए कि 8 वर्ग के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग है टोटल 8। ठीक है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल 8 वर्ग। इस वर्ग के अंदर उपवर्ग में बांट दिया। उपवर्ग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ग है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8, टोटल 8 वर्गों में बांट दी।
अब वर्ग का भी उपवर्ग बांटती है, मतलब ए बी इसका उपवर्ग हुआ। इंग्लिश में बात करें तो वर्ग को ग्रुप बोला जाता है और उपवर्ग को सब ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मतलब सभी वर्ग का दो उपवर्ग हो गया ए बी के नाम से। ठीक है, इस प्रकार से दो उपवर्ग बना दिए सबने। ठीक है, अब उन्होंने अपने वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार से ये वर्ग हो गया, टोटल वर्ग 8 और उपवर्ग कितना हुआ इसमें, एक एक में दो दो उपवर्ग में इसको बांट दो। अब उन्होंने क्या किए कि इस वर्ग के अंतर्गत उन्होंने जो तत्वों को बैठाना शुरू किए, कुछ इस प्रकार बैठाना शुरू किए। उन्होंने पहले आवर्त के अंतर्गत पहले आवर्त में टोटल दो तत्वों को रखे। मतलब पहला जो आवर्त है, मतलब इस तरीके का जो पंक्ति बना हुआ रहता है इसको आवर्त बोलते हैं। तो पहले आवर्त में जो रखा गया है टोटल दो तत्वों को रखे फर्स्ट आवर्त में। सेकेंड आवर्त के अंतर्गत उन्होंने 8 तत्वों को रखे। थर्ड आवर्त में, आवर्त थर्ड में इन्होंने 8 तत्वों को रखे। उसके बाद इन्होंने फोर्थ और मतलब आवर्त फोर्थ में टोटल 18 तत्वों को रखे। आवर्त 5 में 18 तत्वों को रखे और आवर्त 6 में टोटल 32 तत्वों को रखे और आवर्त 7 का स्थान को छोड़ दिए, मतलब इसका रिक्त स्थान है। मतलब कहने का मतलब कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो अपने आवर्त सारणी के अंतर्गत पहला आवर्त का मतलब इस प्रकार से हाइड्रोजन और हीलियम, पहला आवर्त हो गया ये फर्स्ट आवर्त। तो फर्स्ट आवर्त में कितने को रखे, टोटल 2। सेकेंड आवर्त का बात करें, लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, इस प्रकार से रखें। ठीक है, उसके बाद थर्ड आवर्त के अंतर्गत तो भी 8 तत्वों को रखें। फोर्थ आवर्त के अंतर्गत 18 तत्वों को, 5 आवर्त के अंतर्गत 18 तत्वों को, 6 आवर्त के अंतर्गत 32 तत्वों को रखें। 6 आवर्त के अंतर्गत 32 तत्व इसलिए होता है क्योंकि उसमें संक्रमण तत्व आ जाता है। संक्रमण तत्व का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि डी ब्लॉक का छक्का है। ठीक है, अब आवर्त सारणी भी मैं डाल दूंगा, जो मॉडर्न आवर्त सारणी उससे आप देख सकते हैं। तो इनके आवर्त सारणी में तो इस प्रकार तो तत्वों को बैठा दिए, जबकि उस समय जब ये मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी आया था तो टोटल 63 तत्वों का ही खोज हुआ था। टोटल कितने तत्वों की खोज हुआ था, मात्र 63 तत्वों की खोज हुआ था। और इनका जो आवर्त सारणी, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें इस 63 तत्वों में से आप सोचिए मात्र 63 तत्वों की खोज हुआ है और उन्होंने 63 तत्वों में से सभी वर्ग में सभी तत्वों को तो बैठा तो दिए हैं, लेकिन बात है कि जो 63 तत्व से ज्यादा उस समय जो बना रहे थे उस आवर्त सारणी में, उसका कहीं न कहीं वो क्या किए, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। रिक्त स्थान का मतलब क्या हुआ कि उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। वैसे अक्रिय गैस का मतलब ये हुआ कि हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब की खोज नहीं हुई थी। उनके जहाँ पर उन्होंने क्या किए थे, एक रिक्त स्थान इस प्रकार से छोड़ दिए थे कि भविष्य में हो सकता है इस स्थान पे कहीं न कहीं कोई तत्व आएगा और इस स्थान को क्या करेगा, लेगा। तो उन्होंने उस तत्वों को क्या कहते हैं, उस तत्वों के बारे में उनको पहले से जानकारी हो गया था कि यहाँ पे जो स्थान है, इस वर्ग का जो स्थान है किसका है, अक्रिय गैसों का। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो उनके आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से था। इनके 7वें आवर्त में, 6ठे आवर्त में जो आता है आपको पता होगा, लेंथेनॉइड ग्रुप, जो एक ब्लॉक के तत्व होता है। लेंथेनॉइड ग्रुप में टोटल तत्व कितना होता है, 14 और 18 पहले का, तो टोटल तत्वों की संख्या कितना हो गया, 32। तो ये 32 तक तो उनके पास कुछ कुछ तत्वों की जानकारी थी और कुछ कुछ तत्वों के बारे में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और 7वां जो आवर्त है उसमें पूरी तरीके से वो क्या किए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। तो ये मेंडलीव का आवर्त सारणी था। अब बात ये आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में डिमेरिट क्या था। इतना अच्छी तरीके से तो बताए थे, अक्रिय गैसों के बारे में बता दिए थे, जबकि उस समय खोज नहीं हुई थी।
एक्टिनोइड के बारे में उस समय खोज नहीं हुई थी, तो उसके बारे में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मतलब जगह जगह पे उनको जहाँ पे लगा कि आने वाला समय में ये यहाँ पे इस तत्वों का स्थान है, तो उनका कहीं ना कहीं वो क्या किए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। अब बात ये आता है कि मेंडलीव के अवधशाली में क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत आ रहा था कि हम लोग मेंडलीव के अवधशाली ना पढ़ करके मोसले का अवधशाली पढ़ते हैं। तो इनका जो अवगुण है, इनका जो डिमेरिट्स है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला अवगुण इनका ये था, डिमेरिट्स। इनका पहला अवगुण ये था कि इन्होंने जैसे आर्गन का जो परमाणु भार होता है 39.94 होता है, और आर्गन के बाद पोटासियम का जो होता है 39.10 होता है। इसी तरीके से अगर कोबाल्ट का बात करें तो 58.94 होता है। तो पहला गुण बता रहे हैं ना कि मेंडलीव का पहला गुण क्या है। तो मेंडलीव ने बताए थे कि किसी भी तत्वों का जो गुण होता है, रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब इनका जो आवर्त में रखने का तरीका था, एक तो रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा क्या था कि अगर भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर मैच कर गया तो उसको उसी वर्ग में तो रखना है, लेकिन उसका ये रहना चाहिए कि उसमें परमाणु भार क्या होना चाहिए, समानुपाती। मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर मैच कर रहा है तो हमको अब क्या देखना पड़ेगा, उसका परमाणु भार। मतलब परमाणु भार को आरोही क्रम में सजाना शुरू कर दिए। किसके आधार पे, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पे। लेकिन उनके अवधशाली में उन्होंने जब सजाए थे, आर्गन, पोटासियम और कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है, उसके अनुसार इनको थोड़ा पहले स्थान दे दिया गया था। पहले स्थान का मतलब परमाणु भार के हिसाब से अगर लेकर के चलें तो आर्गन का जो होता है 39.94 होता है। इससे बहुत सारे एक दो तत्व ऐसे थे, आर्गन से भी ज्यादा परमाणु भार लाए थे और उनको उस अवधशाली में पहले रख दिए थे। तो पहला अवगुण तो ये हो गया कि इनका आर्गन, पोटासियम और कोबाल्ट का जो परमाणु भार था आरोही क्रम में सजा हुआ नहीं था। जबकि उनका कहना क्या था कि अगर किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अगर मैच कर रहा है तो उसको परमाणु भार के आधार पे क्या करो, आरोही क्रम में बैठाना शुरू कर दो। जबकि आर्गन, पोटासियम और कोबाल्ट का परमाणु भार कम रहने के बावजूद भी इसको श्रेणी में आगे दिया गया था। ठीक है, तो पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण ये था कि समस्थानिक का मतलब ये हुआ आइसोमरिज। मतलब जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न है, जिसका समस्थानिक की स्थिति में लिख देता हूं थोड़ा सा। समस्थानिक की स्थिति मतलब इसका ये मतलब हुआ कि समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न है मतलब उसको अलग वर्ग में रखा जाए। लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या किए थे कि वर्ग के अंदर जो उपवर्ग बनाए थे ए बी, इन उपवर्गों में जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न है उसको एक ही वर्ग के अंतर्गत क्या किए थे, डाल दिए थे। जो कि ये कहीं ना कहीं क्या था, गलत था। क्योंकि उनका कहना था कि वर्ग में वही रहेगा और वही क्रम में उसी को बैठाएंगे जो जिसका परमाणु भार क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और परमाणु भार जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन सोचिए कि परमाणु भार अगर अलग अलग है तो समस्थानिक का स्थिति कहाँ से आता है। मतलब कहीं न कहीं इनका एक वर्ग में रखना सब ग्रुप के अंदर वो कहीं न कहीं क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो ये दो अवगुण। तीसरा अवगुण ये था उनका
कि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई। मेंडलीव साहब जिस समय पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, जिस समय आवर्त सारणी बना रहे थे, तो उस समय अक्रिय गैस मतलब नोबेल गैसों की खोज नहीं हुई थी। और नोबेल गैसों की खोज नहीं होने की वजह से उन्होंने जो नोबेल गैसों की स्थान दी थी, एक ही ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर डाले थे, मतलब वर्ग के उपवर्ग में डाले थे। मतलब अक्रिय गैस को और क्षार को एक ही वर्ग के अंतर्गत उसको क्या किए थे, डाल दिया था। अब सोचिए कि एक ही वर्ग में क्षार भी रहेगा और एक ही वर्ग में अक्रिय गैस भी रहेगा, ये संभव तो है नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस का जो गुण है कुछ अलग है और क्षार जो तत्व है उसका कहीं ना कहीं गुण क्या है, अलग है। जो कि जबकि इसको मेंडलीव साहब ने क्या किए थे, एक ही वर्ग के अंडर डाल दिए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके दोष क्या आ रहा था, मतलब इनमें कहीं ना कहीं दोष आ रहा था। चौथा इनमें डिमेरिट ये है कि बोला जाता है कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का जो स्थान होता है सबसे नीचे होता है, आपको ही पता है, मतलब छठा आवर्त में और सातवां आवर्त में। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का जो छठा और सातवां स्थान होता है, उस आवर्त सारणी के अंदर जो रिक्त स्थान होना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, और रिक्त स्थान मेंडलीव साहब ने नहीं दे पाए। तो कहीं न कहीं ये जाकर के ये थ्योरी इस 5 पॉइंट, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट से क्या हो रहा है, फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब इनके फेल होने के बाद कुछ समय के मतलब ये हुआ कि 10-20 साल के बाद एक मोसले साहब जो उस समय एक्सरे की खोज कर रहे थे, एक्सरे के बारे में सबको पता है, तो उनका कहना था मोसले साहब एक्सरे की खोज करते करते उसको मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पे ध्यान गया, उसको अच्छी तरीके से पढ़े समझे। अब उन्होंने क्या किए कि एक्सरे का जो आवृत्ति होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, सभी तत्वों पे एक्सरे का आवृत्ति में मतलब उसका कैलकुलेट करना शुरू किए। मतलब कहने का मतलब उनका कहना था मोसले साहब का कि किसी भी तत्व का जो आवृत्ति होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो समानुपाती होता है परमाणु भार का। ठीक है, मतलब एक्सरे की खोज करते करते उन्होंने बहुत सारे तत्व लिए और तत्वों को, अलग अलग तत्वों को उन्होंने उसका आवृत्ति चेक करना शुरू कर दी। तो उन्होंने देखे कि मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी है, जो परमाणु भार से रिलेटेड आ रहा था, वो कहीं न कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा था। तो मोसले का आवर्त सारणी ये बोलता है कि किसी भी तत्व का आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी समानुपाती होता है परमाणु संख्या पे। तो कहने का मतलब अभी तक हम 4 साइंटिस्ट का नाम बताए हैं, चारों साइंटिस्ट जो थे परमाणु भार से रिलेटेड बता रहे थे, और चारों साइंटिस्ट का कहीं न कहीं क्या हुआ, डिमेरिट आ रहा था। अब जैसे ही मोसले साहब ने इसको परमाणु संख्या पे बताए तो उनका आवर्त सारणी एक्यूरेट जैसा आना चाहिए था, एकदम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, भौतिक और रासायनिक गुण के हिसाब से वैसा मैच कर रहा था। उन्होंने एक्सरे का आविष्कार करते करते उन्होंने क्या किए, आवर्त सारणी की खोज कर दी। तो यही था मेंडलीव की कहानी। मेंडलीव की कहानी में इतना ही है। तो हिस्ट्री ऑफ जो पीरियोडिक टेबल था, मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का जो इतिहास था वो यहीं तक है। अब आगे की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है और आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, उसको याद किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगा ये वीडियो। जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा, जितना ज़्यादा लाइक होगा, जितना ज़्यादा कमेंट होगा, उतना ज़्यादा हमको उससे लाइक कमेंट से हमको एनर्जी मिलेगा, उतना अच्छी तरीके से मैं बातें को आप सबके पास रखूँगा, समझाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।